हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके पुराने टॉपिक विद्युत धारा पर। विद्युत धारा के अंतर्गत हमने आपको लास्ट सब टॉपिक पढ़ाया था प्रतिरोध के बारे में। आज हमारा उसी में आगे का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन की जब हम बात करते हैं तो जब घर में जैसे हम वायरिंग कराते हैं तो उसमें एक तरीके से जब हम उस वायरिंग को कराते हैं तो उसमें हम जो है किसी एक क्रम की बात करते हैं, एक क्रम के अनुसार कार्य करते हैं, उसके तहत ही युक्तियों को लगाया जाता है। तो युक्तियों को लगाने की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो प्रक्रम होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो जब हम परिपथ बनाते हैं पूरे घर का तो हम वहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं जिससे परिपथ की धारा और जो भी बिंदु हैं उनके मध्य विभवांतर के मार्ग में परिवर्तन ना हो, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो क्रम है श्रेणी क्रम की जब हम बात करते हैं तो ये वो प्रतिरोध है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का जो मान है वो समान हो, सभी में एक समान हो। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इस क्रम में प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जिस क्रम में इसका जो हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इसे तुल्य प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कुल प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो तुल्य प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उन सभी के योग के बराबर होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है श्रेणी क्रम की वो यही है कि इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो सभी प्रतिरोधों में समान होती है। साथ ही साथ इनका जो विभवांतर होता है टोटल वो सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। जैसे V = V1 + V2 + V3। वैसे ही प्रतिरोध की बात हम जब करते हैं तो R = R1 + R2 + R3। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम की जब हम बात करते हैं तो ये संयोजन जो है इसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान जो है वो समान हो, तो हम इसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो व्यवस्था का क्रम होता है वो ये होता है कि प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे जो हैं और दूसरी तरफ के सभी सिरे आपस में जुड़े होते हैं। जैसे पूरा लाइन से हमने पूरा एक में जोड़ दिया, शुरुआत जहाँ से की वो तीनों एक ही पॉइंट पर कंबाइन कर दिए, उसके बाद उनको आगे ले गए और जहाँ पर वो तीनों समाप्त हो रहे हैं एक साथ उनको फिर पुनः हमने एक ही में ज्वाइंट कर लिया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो वही होता है V = V/R1 + V/R2 + V/R3। और जब हम इसको रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं वो ये हैं कि इनमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। वहाँ पे विद्युत धारा समान थी, यहाँ पे विभवांतर का मान समान होता है। और तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार के संयोजन में जुड़ा जो सबसे कम प्रतिरोध होता है, जिसमें सबसे अधिक धारा बहती है, और सबसे अधिक प्रतिरोध जो है उसमें सबसे कम धारा बहती है। तो ये जो है हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है। इसी प्रकार विद्युत सेलों का भी संयोजन हम परिपथ में करते हैं। तो विद्युत सेलों के भी संयोजन में सेम पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। श्रेणी क्रम में हम इस तरीके से, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लगाया गया हुआ है सेल को, और समांतर क्रम में भी इसी तरह लगाया गया है। अब इसमें जब हम सेल की बात करते हैं तो एक नया क्रम आता है जिसे हम कहते हैं मिश्रित क्रम। इसमें क्या है, मिश्रित का मतलब ही हो गया कि समांतर और श्रेणी क्रम दोनों को मिला दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि चित्र में R जहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है वो हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो समांतर क्रम में भी लगा हुआ है, ठीक है। और
श्रेणी क्रम में, और उसके आगे जब हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट के मध्य कार्य किया है तो हमने वहाँ पर समांतर क्रम मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल भी जो है वो रेजिस्टेंट लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा अब यहाँ पर क्रम हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारे पास समांतर क्रम भी है और श्रेणी क्रम भी है। अब नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत ऊर्जा का रूप में कई अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का रूपांतरण। तो इसके बारे में हम उस दिन बात कर चुके हैं, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा के प्रभाव की। तो विद्युत धारा के जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में से पूर्ण तथा आंशिक रूप से विद्युत धारा गुजारे जाने पर इसकी ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल विद्युत बल्ब दिया गया है। तो विद्युत बल्ब में क्या है कि इसमें जब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो धीरे धीरे बल्ब जो है वो हीट करने लगता है, गर्म करने लगता है, और इसका जो एनर्जी जा रही होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो विद्युत उपकरणों में किया जाता है। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि कई प्रकार की हमारी युक्तियां हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करने लगती हैं, जैसे ओवन है, प्रेस है, हीटर है, कुकर है। तो ये जो हमारे उपकरण हैं ये ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट जो हमारा प्रभाव है वो है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की जब हम बात करते हैं, इसमें जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना जो होती है इसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा में जो प्रयुक्त किया गया तार होता है वो चुंबक के गुणों वाला होता है, और कुंडली में से विद्युत धारा गुजारे जाने पर यह भी जो है चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। तो अगर हम कुंडली में जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं उसको हम अगर बढ़ा दें तो चुंबकीय प्रभाव भी बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर हम धारा की दिशा परिवर्तित कर दें तो जो विद्युत चुंबक के ध्रुव हैं नॉर्थ और साउथ, उनकी भी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो और साथ ही साथ जो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, अगर हम वहाँ पर किसी भी लोहे के एक टुकड़े को डाल दें तो वो लोहे का टुकड़ा भी जो है वो सीरियल वाइज होकर एक शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा। तो जब हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाए जाते हैं वो इसी सिद्धांत का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा विद्युत धारा का प्रभाव है रासायनिक प्रभाव। इसमें हम देखते हैं कि जब किसी लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो है अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। जैसे हम सेल की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि सोडियम अपने आयन धनोड पर चला जाता है और क्लोरीन जो है वो ऋण आयन पर चला जाता है। तो क्या हुआ कि वो अपने अवयवों में विभक्त हो गया। तो ये जो क्रिया जिसके माध्यम से हम इस तरीके से तत्वों का अपघटन करते हैं तो ये क्रिया हमारी विद्युत अपघटन कहलाती है। इसीलिए ये विद्युत का धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। और प्रत्येक संपूर्ण और इस प्रक्रिया में जो संपूर्ण उपकरण होता है उसको हम तांबे का वोल्टमीटर कहते हैं। और दूसरा यह है कि विद्युत धारा का जब हम रासायनिक प्रभाव करते हैं तो केवल दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट के स्रोत से ही उत्पन्न होती है, और इस क्रिया का प्रयोग हम एक धातु पर दूसरी धातु का लेप चढ़ाने में भी करते हैं। तो ये क्रिया जो हमारी होती है ये हमारी विद्युत लेपन कहलाती है। तो ये हैं हमारे विद्युत धारा के 3 प्रकार के प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्यूज़ है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारा अगला सब टॉपिक है इस चैप्टर का चुंबकत्व।